गुड इवनिंग। और मेरी आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही? ओके, चलो। कल पता नहीं क्या हुआ, सेशन को स्टार्ट ही नहीं हुआ, हैंग हो गया। चलिए ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। एक तो आपका जो है डीएनएस का देख लेते हैं, ठीक है। मास्टर सर्वर का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। मास्टर डीएनएस का ना आइडिया दे देता हूँ, वरना वैसे इसमें खाली कैशिंग होता है आरएससी सर्टिफिकेशन में, लेकिन वही वाली बात है, मास्टर समझना है तो आदमी करे क्या, नहीं। ओके, तो मास्टर सर्वर के लिए आपको करना क्या क्या है। तो पहली चीज़ तो आपको इंस्टॉल करना है बाइंड पैकेज, ठीक है। मैं क्वेरी करके बता देता हूँ, इस मशीन पे बाइंड मेरा इंस्टॉल्ड है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है बाइंड पैकेज, क्लियर। अब इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है etc name.conf, ठीक है, क्लियर। स्टेप्स आप बेशक नोट करते जाओ। etc name.conf, क्लियर। ओके, स्वैप फाइल है, इसको डिलीट कर देते हैं जरा, वरना बार बार ये आएगी। सो रिमूव /etc/name swap, अभी स्वैप आपका जो name.conf है उसमें हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, तो जो भी हमारी मशीन पे आईपीज है, ठीक है, उनमें से आप किस आईपी पे नेम सर्वर चलाना चाहते हो वो आपका लिसन पोर्ट से डिफाइन होता है, ठीक है। जिस आईपी पे आप नेम सर्वर रन करना चाहते हो, जैसे एक तो लोकल होस्ट हो गया, मेरी मशीन पे दो आईपी है, 192.168.0.254 और 192.168.1.25, क्लियर। तो मैं दोनों भी दे सकता हूँ, मैं कोई एक भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो आईपी यहाँ मेंशन करोगे उसी आईपी पे आपको नेम सर्विस अवेलेबल होगी, क्लियर। अब ओके। इसके बाद, हाँ कुछ बोल रहे थे? हाँ ओके। हाँ, नहीं अच्छा रहता है, थोड़ा इंटरेक्शन रहता है तो अच्छा लगता है। और ये लिसन ऑन V6 पोर्ट का मतलब IPv6 के लिए ही, क्लियर। अगर आप IPv6 को सर्व कर रहे हो डीएनएस के लिए तब ये काम आता है। इसमें बाय डिफॉल्ट अभी आप खाली लूप बैक एड्रेस को लिसन कर रहे हो, ठीक है। तो अभी हम IPv6 का तो काम कर नहीं रहे, वी आर हैप्पी विद IPv4। अभी ये टैग है डायरेक्टरी, ये बोलता है डायरेक्टरी इज इक्वल टू /var/name। अभी ये कब काम आने वाला है, देखो जहाँ ये सारा एब्सोल्यूट पाथ है वहाँ तो ये काम आएगा नहीं, क्लियर। अगर मैं नीचे जाऊँ शिफ्ट जी करके तो आप देखोगे कुछ टैग्स हैं जो फाइल के हिसाब से लिखे हुए हैं, देख रहे हैं, क्लियर। तो ये जो आपने नाम लिखा है वो रिलेटिव पाथ है, ठीक है। तो ये फाइल कहाँ होगी, उस डायरेक्टरी के नीचे, क्लियर। तो डायरेक्टरी टैग में जो लिखा हुआ है वेयर नेम, तो इसका पाथ बनेगा फाइल का /var/name forward.example.zone, क्लियर। ये ध्यान रखना। तो जहाँ भी ये जोन लिखते वक्त पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं। ना 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 रिलेटिव पाथ ही देना होता है, ठीक है। तो फाइल के साथ जो आप रिलेटिव पाथ दे रहे हो ना, रिलेटिव ही दोगे, इन रिलेशन टू वेयर नेम्ड हमेशा, क्लियर। उसका कारण भी है, ठीक है। उसका कारण एक तो SLNX है, तो वेयर नेम फोल्डर प्री डिफाइंड है SLNX पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ ये वेयर नेम देने का पर्पज ही यही है डायरेक्टरी का, कि नीचे जो आप फाइल टैग के साथ जो रिलेटिव पाथ दोगे दैट सेज इस डायरेक्टरी के नीचे है वो रिलेटिव पाथ, क्लियर। ये ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ रिलेटिव पाथ मेंशनड होता है और वो आपको /var/name के अंडर ही देखना है जाके। अगर कोई फाइल क्रिएट करनी है तो वहाँ जाके क्रिएट करोगे, क्योंकि नेम्ड उसको वहीं सर्च करेगा /var/name के अंडर, क्लियर। ये कुछ स्टैंडर्ड एंड नेम्ड की फाइल्स हैं जो कैश और मेमोरी स्टैटिक्स सेव करती हैं, क्लियर। अब
इंपॉर्टेंट है क्या, अलाउ क्वेरी। इस डीएनएस को क्वेरी कौन कर सकता है, ठीक है, तो जो भी नेटवर्क क्वेरी कर सकता है वो आप मेंशन कर दोगे, क्लियर। जैसे लोकल होस्ट मेरी लोकल मशीन क्वेरी कर सकती है, प्लस ये पूरा नेटवर्क 192.168.0.0/24, क्लियर। ये ध्यान रखना कि नेम्ड के अंदर जो है सारी लाइंस सेमीकोलन से एंड हो रही हैं, जैसे सी के प्रोग्राम लिखते हो ना उसी तरह से, ठीक है। अगर एक ब्लॉक भी एंड होगा ना, जैसे ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ ये खत्म हुआ, उसके बाद भी सेमीकोलन आएगा, क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद ये सब तो स्टैंडर्ड है, डीएनएस सिक्योरिटी इनेबल यस, वैलिडेशन यस, उसका की लोकेशन भी उसने अपने आप ही दी हुई है, बाय डिफॉल्ट की आपकी अवेलेबल है आरएनडीसी की, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ आप देखेंगे लॉगिन भी बाय की क्या डिफॉल्ट। हाँ, की क्या देखो होता है? की बेसिकली क्या होता है, जो आपका डीएनएस भी सिक्योर्ड वे में चलता है ना, जैसे एसएसएच की बेस ऑथेंटिकेशन है ना, हाँ। तो यह एनक्रिप्टेड वो रहता है कम्युनिकेशन, जिससे कोई बीच में से हैक ना कर ले इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्लियर टेक्स्ट नहीं रहता, वो की बेस पे एनक्रिप्टेड रहता है, आरएनडीसी कीज होती हैं, ठीक है। तो अभी पहले तो इनसिक्योर होता था डीएनएस का भी कम्युनिकेशन, अभी की बेस्ड है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो तुम देखोगे उसकी कीज वो उन्होंने बाय डिफॉल्ट दी हुई है, क्लियर। तो इन कीज के थ्रू वो बाइंड होके अपने आप ही आपका ट्रांजैक्शन होगा, क्लियर। अगर ये की नहीं होगी तो देखोगे आरएनडीसी एरर आ जाएगा व्हेन यू स्टार्ट सर्विस, क्लियर। तो आरएनडीसी की के लिए जो है पोर्ट नंबर रहता है 953, ठीक है। तो एक मास्टर नेम सर्वर बनाने के लिए हमेशा आपको एक जोन चाहिए, डॉट जोन, ठीक है। इस डॉट जोन में क्या होता है, आपके 13 रूट सर्वर्स जो है वो मेंशन्ड है, वो कहाँ अवेलेबल है, name.ca में। ये ऑलरेडी अवेलेबल फाइल है, वेर नेम्ड में आप जाओगे ना तो सिस्टम की डिफॉल्ट क्रिएटेड फाइल है, ठीक है। इस जोन को हम कहते हैं टाइप हिंट, ये जोन रहेगा टाइप हिंट, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। जैसे हाँ, एक हाँ, है। इसमें 13 रूट सर्वर्स मेंशन्ड है। ओ, देखो मास्टर डीएनएस जब भी होता है ना, उसके पास 13 रूट सर्वर्स की एंट्री होती है, ठीक है। वो ऐसे ही नॉट फाउंड नहीं कहता इंटरनेट पे, और हर एक 13 रूट सर्वर्स को जो डॉट डोमेन सर्व कर रहे हैं उन्हें क्वेरी भेजता है, अगर उसके पास नहीं है आंसर तो वो जब सारे बोल देते हैं ना कि नॉट फाउंड, तब ये बंदा बोलता है नॉट फाउंड, क्लियर है। ओके। तो 13 रूट सर्वर्स आज के टाइम में, 13 रूट सर्वर IPv4 के और 13 रूट सर्वर्स IPv6 के, क्लियर। तो ये फाइल अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहला जोन जो आप डिफाइन करते हो वो होता है डॉट जोन, ठीक है, टाइप हिंट, ठीक है। ये ना मास्टर है ना स्लेव, क्लियर, ये है टाइप हिंट, क्लियर। उसके बाद लेट से मैं अपना जोन बना रहा हूँ example.com के लिए, मुझे सारी की सारी एंट्रियां करनी है, मैं example.com को सर्व कर रहा हूँ। तो example.com के लिए मैं दो जोन बनाऊंगा, एक फॉरवर्ड जोन, दूसरा रिवर्स जोन, क्लियर, ठीक है। तो मैंने जोन का नाम दे दिया, ठीक है, और इसके ब्लॉक में जोन डेफिनेशन दे दी, क्लियर। पहली डेफिनेशन ये क्या है, टाइप मास्टर, क्लियर। और इस जोन का डेटाबेस फाइल का नाम क्या है, forward.example.zone, क्लियर। अब इस जोन के अंदर मैं क्या रखूंगा, फॉरवर्ड जोन की एंट्री, जहां की मैं फॉरवर्ड नेम रिजोल्यूशन कर सकूं, यानी कि नेम टू आईपी, क्लियर। और एक दूसरा जोन बनाऊंगा जो होगा रिवर्स जोन, क्लियर, रिवर्स जोन। अब इसमें आप देखोगे ये नाम जरा अटपटा सा है, नहीं, देखो कैसा नाम दिया हुआ है, उल्टा। 0.1। हाँ, तो ये इसमें समझना पड़ता है कि ये नाम डेवलप कैसे करोगे। अब मेरा सी क्लास एड्रेस है, अगर तुम देखोगे मैंने जो नेटवर्क दिया है दैट इज ए सी क्लास नेटवर्क, ठीक है। तो सी क्लास नेटवर्क में 192.168.0.0 नेटवर्क है मेरा। तो मैंने क्या करा, पहला 3 ऑक्टेट उसको रिवर्स कर दिया,
पहला 3 ऑक्टेट 192.168, ओ सॉरी 192, हाँ 192.168 जीरो हुआ ना, 3 ऑक्टेट। उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0.168.192। ठीक है, उसके बाद आप ऐड क्या करोगे, in-addr.arpa। क्लियर, ये रिवर्स नेमिंग का जोन नेमिंग का कन्वेंशन है, ध्यान रखना। अगर मानो आपका बी क्लास नेटवर्क होता तो आप पहले 2 ऑक्टेट रिवर्स करोगे, ओके। ठीक है, और ए क्लास में कोई ऑक्टेट रिवर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑक्टेट है ए क्लास में। नहीं, सबनेट खाली 255 है ना ए क्लास में, यस सर। तो वहां कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो बी क्लास है तो 2 ऑक्टेट रिवर्स करो, सी क्लास है तो 3 ऑक्टेट रिवर्स करो। क्लियर, गॉट इट। तो इस तरह से हमारी डोमेन रिवर्स जोन की नेमिंग कन्वेंशन है ये। क्लियर, तो आपका कौन सा नेटवर्क आप सर्व कर रहे हो, ठीक है, सी क्लास है तो 3 ऑक्टेट रिवर्स करके उसमें ऐड क्या कर दोगे, .in-addr.arpa। क्लियर, ये हो गया आपका रिवर्स जोन। टाइप फिर से मास्टर। क्लियर, और फाइल का नाम reverse.example.so। क्लियर है, तो आपको कम से कम ये 3 जोन तो डिफाइन करने पड़ेंगे। क्लियर, अब इन जोन फाइल्स को सेपरेटली देख लेते हैं एक एक करके। मैं एक काम कर दूंगा, थोड़ा टाइम मिलने पे ये फाइल आपको जो है सैंपल व्हाट्सएप कर दूंगा यार, ठीक है। क्लियर, तो थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, कोरिलेट कर लेना। ठीक है, तो अब एक फाइल तो हमारी name.c है, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, मैं अपनी एंट्रीज को निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रेप फाइल फ्रॉम etc named.conf, नहीं तो ये न फाइल मिल गई। फाइल का नाम ये है, रिवर्स का फाइल नाम ये है, और name.ca, नहीं तीनों फाइल नेम मिल गए। चलो इनको देखते हैं, /var/named के अंदर होंगे। पहली फाइल है name.ca, ये अपने आप क्रिएटेड है ऑलरेडी, हिंट वाली। ठीक है, फॉरवर्ड एग्जाम्पल डॉट जोन और रिवर्स एग्जाम्पल डॉट जोन आपको बनानी पड़ेगी। क्लियर, ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें सारे के सारे रूट सर्वर्स के एड्रेस है, ए से लेके एम तक 13 होते हैं ना, ABCD पूरी गिनो। तो जो ए रिकॉर्ड है, ये है तुम्हारे IPv4, जो 4A रिकॉर्ड है ये है IPv6। क्लियर है, यस सर। ठीक है, तो ये सारे 13 रूट सर्वर्स हैं और कुछ भी नहीं है इस फाइल। पेज बाय पेज देखना चाहते हो, लेस करके देख लो, स्टार्ट से देख रहे हो, क्लियरली कह रहा है फाइल होल्ड्स इंफॉर्मेशन डोमेन नेम सर्वर्स। क्लियर, ठीक है, तो इसमें सब NS रिकॉर्ड, ठीक है, ए रूट सर्वर का NS रिकॉर्ड है, इसका IPv4 का एड्रेस ये है, IPv6 का एड्रेस ये है। क्लियर, इस तरह से सारे हैं, देख रहे B-C। क्लियर, तो हर एक में आपका A और 4A रिकॉर्ड्स अवेलेबल। ये क्या है, टाइप है, इसका पर्पस खाली जो है क्लियर। अब उनके जो हम का सिर्फ मतलब जो है ना तुम्हारे समझाने के लिए ही है। ठीक है, लेट्स से पहला फील्ड होता है डोमेन, पहला फील्ड होगा डोमेन। डोमेन। ठीक है, दूसरा फील्ड होगा TTL। ठीक है, तीसरा फील्ड होगा क्लास। ठीक है, चौथा फील्ड होगा
इसका रिसोर्स रिकॉर्ड टाइप, रिकॉर्ड टाइप, ठीक है। तो मैं इसको RR टाइप लिख देता हूँ, रिसोर्स रिकॉर्ड कहेंगे, ठीक है। और फाइनली लास्ट फील्ड होगा RR डेटा, यानी कि रिसोर्स रिकॉर्ड डेटा। तो आप जोन फाइल में रिसोर्स रिकॉर्ड लिखते हो एक्चुअली, ठीक है। और हर रिकॉर्ड का एक लाइन जो है ना, उसमें 5 फील्ड होते हैं, क्लियर है। इसमें 5 फील्ड होते हैं, ये ध्यान रखना। तो पहला ये इसने TTL डिफाइन कर दिया, जिससे TTL बाय डिफॉल्ट 1 डे रहेगा सारे के लिए, क्लियर। वो हम टाइप नहीं करते, ठीक है। चाहे तो टाइप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ आप देखोगे @ पहला है डोमेन। @ कौन है? जो आप डोमेन यहाँ लिख रहे हो वही, जिसके लिए आप क्या बना रहे हो, ये फाइल बना रहे हो, जिसके लिए, जिस जोन के लिए आप सर्वर बना रहे हो, फॉरवर्ड जोन, क्लियर। आपको पता है इस जोन का नेम क्या था? example.com था ना, name.conf में लिखा हुआ था ना जोन नेम। यस सर। तो वो ही ओनर डोमेन है। @ का मतलब example.com ही ओनर डोमेन है, क्लियर। सर तो पहला फील्ड हो गया डोमेन नेम, ठीक है। TTL आपने नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट वो 1 डे है। ये TTL जो डिफाइंड है ना, वो यहाँ लिखा पर है, क्लियर। लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चाहो तो इसे भी मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। उसके बाद आया किस टाइप पे? रिसोर्स रिकॉर्ड टाइप, क्लास के बाद SOA। रिकॉर्ड टाइप क्या है? SOA, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। ये पहला रिकॉर्ड होगा जब भी जोन आप बनाओगे, क्लियर। और SOA में वैल्यूज जो हैं वो ये 7 वैल्यूज है, ये 7 वैल्यूज है, ध्यान रखना। तो ये क्या है? RR डाटा, इसकी वैल्यू, इस रिकॉर्ड टाइप की वैल्यू 7 फील्ड के अंदर लिखी जाती है। पहला फील्ड आपका डोमेन नेम, जिसके लिए आप ये जोन बना रहे हो, जिसके लिए जोन डेटाबेस बना रहे हो, वो डोमेन नेम। दूसरा फील्ड ये मेल एड्रेस है, एक्चुअली बस यहाँ डॉट लिखा हुआ है, इसको @ समझो, क्लियर। ये एक मेल एड्रेस है। अगर इस डोमेन को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस मेल एड्रेस को मेल जाएगा, क्लियर। कोई भी एरर लॉग्स कुछ भी, क्लियर है। सर मैंने ये हमारा हमको हमारा एड्रेस देना हो तो वो भी डाल बिल्कुल सकते हैं? अपना मेल एड्रेस दे सकते हैं, पब्लिक। लेकिन आपका DNS सर्वर पब्लिक IP पे होना चाहिए, जो आपको मेल कर सके। मानो जीमेल अकाउंट लिखना चाहो लिख सकते हो। सिर्फ उधर @ की जगह डॉट डाल दो। डॉट ही लिखोगे। आपका मानो मेल ID है, मानो मेरा मेल ID है kks@gmail.com, तो मैं लिखूंगा kks.gmail.com, ओके। ठीक है। बस यहाँ पे डॉट लिखना है @ की जगह। ही नोज कि पहले पार्ट के बाद @ आएगा, ID के बाद, क्लियर। तो जो मेल ID है उसके बाद डॉट आएगा। इसमें टिपिकल पता है क्या हो जाएगा? जिसके मेल ID के अंदर ही डॉट है वहां गड़बड़ हो जाएगी। ओके। नहीं, तो ऐसा मेल ID मत लिखना जिसमें डॉट है, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या करा, अपना ही रूट सर्वर का मेल ID मान के चल लिया। रूट यूजर के लिए मेल अकाउंट होता ही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अपनी मशीन का ही मेल ID बना दिया, क्लियर। इसके बाद ये 5 वैल्यूज है टाइम की। पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है रिफ्रेश टाइम, तीसरा है रीट्राई टाइम, चौथा है एक्सपायर, और पांचवा है मिनिमम टाइम टू लिव, क्लियर। अब ये है क्या? असल में ये सारे जो टाइम कन्वेंशन है ना, ये मास्टर पे इसलिए लिखे जाते हैं, अगर आपके मास्टर के साथ स्लेव सर्वर है तो स्लेव और मास्टर का सिंक कैसे होगा, ये उसके पैरामीटर्स है। क्लियर है कि नहीं? अभी अगर मानो एक स्लेव सर्वर होता, तो स्लेव सर्वर का मास्टर ये होता, तो स्लेव कैसे काम करता है? स्लेव मास्टर से पूरा जोन कॉपी कर लेता है, क्लियर है। यस। अब जोन कॉपी करेगा तो ये सारी स्पेसिफिकेशन उसके पास भी आएंगी कि नहीं? हाँ। हाँ, तो ये स्लेव के लिए इंस्ट्रक्शन है
कि भाई अपना जोन रिफ्रेश कब करेगा, बोलता है एक दिन में रिफ्रेश करना है, 24 आवर्स में रिफ्रेश करना है, 24 घंटे बीत जाए तो रिफ्रेश कर लो जोन। क्लियर। और अगर उस 24 घंटे के बाद तुमने रिफ्रेश के लिए रिक्वेस्ट भेजी और कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं हुआ, रिफ्रेश नहीं कर पाए, तो हर घंटे में ट्राई करो, रीट्राई इन एवरी 1 आवर, जब तक रिफ्रेश ना हो जाए जोन। क्लियर। क्लियर है कि नहीं। और आप जो है सर्व मास्टर से कम्युनिकेट करने वाले हो, करते जा रहे हो, ट्राई करते जा रहे हो, और एक हफ्ता हो गया लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हुआ, इसके बाद आप स्लेव के तौर पे रिटायर कर जाओगे, बोलते अब मैं काम नहीं करूंगा नेम सर्वर की तरह, एक हफ्ते तक मेरा मास्टर गायब है, आई विल एक्सपायर, आई विल नॉट सर्व यू नाउ। ठीक है। तो ये वो ड्यूरेशन है जिसमें स्लेव बिना मास्टर के काम कर सकता है, 1 वीक। क्लियर। और ये पैरामीटर्स क्या है, 3 घंटे में नेगेटिव आंसर्स, यानी कि जैसे नॉट फाउंड भी कैश करता है ना, नॉट फाउंड जैसे आंसर भी कैश करता है, तो ये कहता है डीएनएस को, भाई हर 3 घंटे में नॉट फाउंड वाले आंसर ना हटा दो, रिफ्रेश करो, दोबारा से ट्राई करो, हो सकता है 3 घंटे में एंट्री आ जाए फिर। क्लियर है कि नहीं। सर जब हम रिट्राई कर रहे हैं तभी वो, और ये 3, अभी ये लास्ट 3 कितना 30 नहीं मिनट नहीं नहीं नहीं, ये मिनिमम टाइम टू लिव जो है ना, वो किसके लिए, देखो डीएनएस तो काम कर रहा है ना, डीएनएस और स्लेव के रिलेशन की बात है, 1 डे 1 आवर 1 वीक, लेकिन ये 3 आवर में क्या है, देखो चाहे स्लेव हो चाहे मास्टर हो, ये क्वेरीज को कैश करके रखता है कि नहीं। राइट। अब एक तो होता है मैंने बोला गूगल का आईपी क्या है, उसने बता दिया ये आईपी है, अगली बार मैं दोबारा कहीं और नहीं जाऊंगा, अपनी कैश से ही बता दूंगा कि इस गूगल का ये आईपी है, बात समझ रहे हो, पास करने के लिए। अब बात में मैं बता रहा हूँ कि ये आईपी है, कई ऐसे भी पूछे आपने जिसमें मैंने कहा नॉट फाउंड, कई एंट्रीज हैं जिसमें मैंने नॉट फाउंड सेव कर लिया, ये नॉट फाउंड में कितने घंटे तक बचा के रखूं, बोलते इसको एक दिन मत बचाओ, इसको 3 घंटे में साफ कर दो, जिससे 3 घंटे बाद फिर रिक्वेस्ट आए तो दोबारा देखने जाओ अपने आप, कहीं एंट्री क्रिएट हो गई होगी उस सर्वर पे। ठीक है। तो बोल रहे नेगेटिव आंसर्स आपने खाली 3 घंटे रखने हैं, हर 3 घंटे में नेगेटिव आंसर साफ कर दिया करो, नॉट फाउंड वाले नेगेटिव कैश क्लियर कर दो। ठीक है। कोई डाउट। अगर सर नेगेटिव कैश में रहता है तो जब भी हम कुछ भी सर्च मारते हैं तो फिर वो नेगेटिव देगा कि। अविनाश, डीएनएस से जब आप क्वेरी करते हो ना, तो डीएनएस की वर्किंग में कैश का बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो स्लेव हो, चाहे वो कैशिंग सर्वर हो। क्लियर। कैश का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। कैश की वजह से या उसकी फास्टर वर्किंग होती है। पहली बार तो वो पता लगा रूट सर्वर से क्वेरी करके पता नहीं कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन लाएगा, लेकिन अगली बार वो उतना घूम के नहीं आएगा, कैश से ही देगा, बात समझ रहे हो। तो वो कैश को बिल्ड करेगा, चाहे वो मिला चाहे वो नहीं मिला, हर तरीके के आंसर सेव कर रहा है। सर ये कैश का एक्सपायरी टाइम है क्या 3 आवर्स? नहीं नहीं, कैश का एक्सपायरी नहीं है, कैश में से नेगेटिव एंट्रीज का एक्सपायरी है। हाँ, कैश में से नेगेटिव एक्सपायरी, खाली नेगेटिव, फाउंड वाले नहीं, जिसका अपडेट नहीं हो रहा है उसका। बस नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ तुम अगर कहोगे भाई हमेशा रखे रहो कैश, तो क्या होगा, ये तो हमेशा नॉट फाउंड बोलता रहेगा, उतने में पता लगा डोमेन रजिस्टर भी हो गया तब भी ये नॉट फाउंड बोल रहा है। भाई क्लाइंट तुम्हारा जो है, तुम्हारे जो क्लाइंट मशीन है, उनको तो गलत आंसर फिर परमानेंट मिलेंगे। वो कब समझ रहे हो, वो कब अपडेट होएगा? नहीं ये अपने आप करेगा 3 घंटे में, नहीं समझे। डीएनएस सर्वर का काम है हर 3 घंटे में जो भी नेगेटिव आंसर मैंने बचा के रखे हैं ना, साफ कर दो। सिर्फ नेगेटिव का क्या? सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा। ओके। और देखो यार, हाँ ओके, हमें नेगेटिव आंसर हाँ टाइम टू टाइम साफ करने हैं ना, वरना हमारा तो नेगेटिव डाटाबेस से ही भर जाएगा। ओके। उसको और हटाएंगे नहीं तो हर बार बोलेंगे, बंदा पूछेगा ये कहाँ है, हम कहेंगे नॉट फाउंड। ओके। और पॉजिटिव में का जो अपडेट हो रहा है वो उसका रिफ्रेशिंग कैसा रहेगा? किसका किसका
जिसको अभी मेरे को एक रिजल्ट मिला, हम्म, और अभी थोड़ी देर बाद उन्होंने चेंज भी किया आईपी। अभी हमें फिर ओल्ड ही आईपी मिलेगा। तो नहीं वो उसके लिए 1 डे है ना, टीटीएल, टाइम टू लिव। ओके। एक कैश जो है 1 डे तक रह रही है, नहीं हाँ। तो वो कैश तो 1 घंटे बाद फिर साफ हो जाएगी अपने आप, मतलब रिवर्ट होगा उसका। हम्म, क्लियर है? सर इसका टोटल टाइम टू लिव तो 1 डे है, इससे ज्यादा तो है ही वन नहीं। है। अगर हम फर्स्ट बार में कोई भी क्वेरी करते हैं, उसमें नॉट फाउंड आता है, ठीक है, और हम्म, उसके बाद वन वन 1 आवर बाद फिर अगर करते हैं तो कैश से तो वही तो नॉट फाउंड मैसेज देगा, या हमको कुछ बिल्कुल भी बिल्कुल, टाइम? अगर ये 3 घंटे तक जो है ना नॉट फाउंड देगा। अगर अभी नॉट फाउंड सेव हो गया ना, तो इसके हिसाब से 3 घंटे तक नॉट फाउंड देगा। 3 घंटे में वो नॉट फाउंड क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा वो वहीं जाके पूछ के देगा। अगर फिर भी नॉट फाउंड है तो फिर नॉट फाउंड को दोबारा कैश कर लेगा। क्लियर? और अगर यस। वो आ गया तो फाउंड वाली एंट्री आ जाएगी और आपको भी सही आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कम टाइम चाहते हो, इसको 3 घंटे की जगह बोल दो भाई ऐसा 30 मिनट है, नहीं समझे, आप इसको 1 आवर कर दो। आपको लगता है कि आपको कम रखना है, कम टाइम रखना है नॉट फाउंड, तो आप कर सकते हो। डीएनएस जाकर के उतनी क्या हर घंटे कैश रिमूव कर देगा नेगेटिव। सर ये नॉट फॉर्म उस क्यूरीज के लिए ना जिसका जिसका डोमेन example.com है अपने ये नहीं 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 नहीं, देखो तुम चाहे देखो, तुम एक डीएनएस सर्वर हो, हाँ तुमसे मैं जो पूछूंगा वो तुम दोगे कि नहीं? ये हाँ। थोड़ी है कि तुम खाली example.com की आंसर करोगे। तो बट हमने ये एंट्री जोन फाइल में लिखा है ना देखो example.com के। ये तो हम example.com अपने डोमेन के लिए बना रहे हैं, हमने हाँ अभी पब्लिक के लिए बनाया नहीं। हाँ। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर तुम आईएसपी हो, फिर हम्म, कितना बड़ा डोमेन है आपका, आप तो हर हम्म, डोमेन का आंसर करोगे कि नहीं? हाँ। हर एक डोमेन का अलग अलग फाइल रहेगा ना, हाँ इंडिविजुअल। बिल्कुल रहेगा। हर डोमेन का अलग जोन, फॉरवर्ड जोन, रिवर्स जोन सब अलग होगा। हाँ। ठीक है, वो अलग होगा। इसीलिए बहुत बड़ा डेटाबेस रहता है जो डीएनएस का है, हम्म, छोटा नहीं है। जीबीज में और उन सब में हैंडल करना पड़ता है। हम्म, क्लियर? मतलब आप देखो ना, एक एक टॉप लेवल डोमेन में कितनी एंट्री हो सकती है, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तो पता लगा हर रोज ही कितनी वेबसाइट रजिस्टर हो जाती है। क्लियर? तो वो एक अलग बात है। तुम अगर पब्लिक आईपी पे हो तो आप किसी को भी क्वेरी कर सकते हो, रूट सर्वर्स है ना आपके, हाँ सर ठीक। आपको रूट सर्वर आंसर देंगे ना भाई। हम्म, आप खाली अपने डोमेन का छोड़ो, पब्लिक आईपी है तो कोई भी आंसर ले सकते हो रूट सर्वर्स के थ्रू। हम्म, वो तो रियल आईपी है ना सारे। यस। तो बस हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि यही डीएनएस अगर रियल आईपी पे बना हो तो हम इनसे खाली यही डोमेन को नहीं पूछ सकते, हम सारे पूछ सकते हैं। हम्म, क्लियर? हम्म, कोई भी नाम पूछ सकते हैं क्योंकि रूट सर्वर्स हैं उसके लिए, डोमेन रजिस्ट्रार के डॉट सर। क्लियर? तो वो आंसर वो करेगा, हम नहीं करेंगे। हम तो आंसर कैश करके रख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि अगली बार पूछेगा तो बता देंगे। ओके। ठीक है, नेगेटिव आंसर्स होंगे तो 1 घंटे 3 घंटे जैसा बोलोगे उतने में साफ करके फिर क्वेरी करने चले जाएंगे। अगर दोबारा पूछोगे तो कैश रिमूव कर दी तो। क्लियर है? यस। ओके सर। तो सर मास्टर ये डीएनएस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। हाँ, क्या पूछ रहे थे? सर ये हम जोन फाइल में लिख रहे हैं तो ये ग्लोबल पैरामीटर्स पे लिख रहे हैं क्या, ये लोकल पैरामीटर्स पे लिख रहे हैं? नहीं नहीं, देखो इस मास्टर सर्वर के लिए ये पैरामीटर्स डिफाइंड है। क्लियर? ओ, आप इसको ग्लोबल या लोकल की बात मत करो। ठीक है, ओके। तुम ये समझो आप एक डीएनएस हो। यस। एक तो आपके पास अपना डेटाबेस है आपके अपने डोमेन का। राइट, लोकल डेटाबेस। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको साथ में फैसिलिटी क्या दी है? अगर आप पब्लिक आईपी पे हो, यू कैन टॉक टू योर रूट सर्वर्स। राइट। क्लियर? अब हाँ। आपसे आपके डोमेन का पूछा जाए तो अपना डेटाबेस देके आंसर दे दो। राइट। हाँ। लेकिन आपके डोमेन में नहीं है तो आप हम्म। क्या करोगे? भाई ये मेरे पास नहीं है, रूट सर्वर ए तू बता दे। वो फिर ढूंढ रूट। लेगा अपने डोमेन में। हम्म। अब
सारे के सारे रजिस्ट्रार्स के पास गया, उसको नहीं मिला तो कहेगा नहीं मिला। ओके। अब तुमने क्या करा भाई, ए ने तो नहीं वो हाथ खड़े कर दिए, बी तू बता दे, नहीं तो सी तू बता दे, एम तक जाऊंगा। सारे जब नॉट फाउंड कहेंगे ना, तब मैं कहूंगा ना मेरे पास है ना साले मेरे रूट सर्वर्स के पास है, नॉट फाउंड। ओके। समझ गया? तो रूट सर्वर से कम्युनिकेशन आपके डोमेन के अलावा है। क्लियर है? यस। तो हमें ये समझना है कि हम अपना जो, जैसे एक बात होता, तुम डीएनएस अपना बनाते हो, आप अपना पब्लिक आईपी भी ले सकते हो और अपना डोमेन होस्ट कर सकते हो। लेकिन पब्लिक आईपी पे आपका डीएनएस सर्वर हुआ तो आप उस डोमेन की सारी एंट्रियां करोगे, प्लस बचे हुए डोमेन की किससे लोगे? रूट सर्वर से लोगे ना, क्योंकि आंसर तो आपको सारे करने हैं अपने क्लाइंट्स को। वो पूरे इंटरनेट का कोई भी नाम है आपको आंसर करना है कि नहीं, अगर पब्लिक आईपी पे हो। तो बात को समझो, हमें जो है, देखो अगर आप पब्लिक आईपी पे नहीं हो तो रूट सर्वर्स पे आप कभी नहीं जा पाओगे, आप खाली अपने डोमेन को सर्व करोगे। ठीक है, फिर आप बाहर को भूल ही जाओ जब रियल आईपी नहीं है तो। आपके पास प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट को सर्व करोगे, खत्म। ये आपका जो डीएनएस सर्वर है ये आपके लिए लोकल है बस। क्लियर? लेकिन ऐसा डोमेन जो आप रजिस्टर कर रहे हो, जिसका फॉरवर्ड रिवर्स सब आपने रजिस्टर करा हुआ है, देख रहे हो? अब रजिस्टर करे हुए तो उसी आईपी पे अपना डीएनएस बनाओगे, रियल आईपी हायर करके, करोगे कि नहीं? यस सर। बस वहां जो रूट सर्वर्स की फाइल है ना, वो अपने आप तुम्हें इंटरनेट के बाकी नेम रिजोल्यूशन दे देगी, तुम्हें उसके लिए करने की जरूरत नहीं है, खाली अपने डोमेन की एंट्री करो, क्योंकि उस डोमेन की एंट्री के लिए रूट सर्वर आपके पास भेजने वाले हैं। आपके डोमेन के लिए क्वेरीज आपके पास आएंगी अपने आप। मानो तुमने कंपनी बनाई, लेट्स से sukesh.com डोमेन, क्लियर है? तो sukesh.com के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अगर अपना डीएनएस बनाना है तो? sukesh.com का फॉरवर्ड रिजोल्यूशन, रिवर्स रिजोल्यूशन, ठीक है? रिवर्स का मतलब उसका आईपी भी आप हायर करोगे, पब्लिक आईपी। उस आईपी को आप कॉन्फ़िगर करोगे, इंटरनेट कनेक्शन लोगे और अपना डीएनएस बना करके पब्लिक के लिए छोड़ दोगे। अब उसमें आप उस डोमेन के जितने भी नाम है, www.sukesh.com, mytalent.sukesh.com, linux.sukesh.com, microsoft.sukesh.com, बस समझ रहे हो? ये सारे के सारे सब डोमेन भी हो सकते हैं और ये होस्ट भी हो सकते हैं। क्लियर? ये सारे आप अपने डीएनएस पे रखोगे ना। यस। इन नाम को आपका डीएनएस रिजॉल्व करेगा बाकी पब्लिक के लिए जो इंटरनेट पे है। क्लियर है? तभी तो आपको पब्लिक आईपी मिला है, नहीं तो आपके जो रजिस्ट्रार है, रूट सर्वर जो है, अपने सब पे आते हुए आपके डोमेन पे भी आ जाएंगे, sukesh.com पे, क्योंकि तुम्हारा ये डोमेन कहाँ रजिस्टर होगा? कॉम पे। कॉम को एड्रेस पता होगा sukesh.com का एड्रेस क्या है। क्लियर? तो पब्लिक भी इंक्वायरी करने आपके पास आ सकती है, जिस तरह से रूट सर्वर को यूज करके आप दूसरे डोमेन की इंक्वायरी कर रहे हैं, रिकर्सिव क्वेरी के थ्रू। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? यस। तो इस तरह से आप जो है रियल आईपी पे अपना डीएनएस बना सकते हो। तो जब तक हमारे पास रियल आईपी नहीं है तो ये डीएनएस हमारे लिए लोकल है। क्लियर है? तो आप इंटरनेट की एंट्रियों को भूल जाओ, क्योंकि अगर रियल आईपी है तो तभी आप इंटरनेट एक्सेस करने लग जाओगे और इंटरनेट के नाम भी रिजॉल्व कर लोगे। क्लियर? कोई भी नेम हो आप रिजॉल्व कर लोगे। क्लियर है? पर आपको अलाउ क्वेरी होना चाहिए, जैसे मैं यहां कर रहा हूं। अगर कोई डोमेन आपको अलाउ क्वेरी नहीं देता है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे रूट सर्वर्स सभी क्वेरी कर पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड अवेलेबल है। क्लियर है? तो यहां हम जो है दूसरा रिकॉर्ड बना रहे हैं, नेम सर्वर टाइप रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें भी वही फील्ड तो 5 ही हैं,
तो डोमेन में हमने लिखा एट द रेट का मतलब example.com, क्लियर। और टीटीएल हमने लिखा नहीं, क्लास हमने लिखा नहीं, दोनों बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। वन डे और क्लास है इंटरनेट बाय डिफॉल्ट। चौथा रिकॉर्ड हुआ रिकॉर्ड टाइप एनएस, नेम सर्वर टाइप रिकॉर्ड है। इसकी वैल्यू क्या है, ये होस्ट नेम मेरा नेम सर्वर है, क्लियर, server1.example.com, क्लियर। और इसके साथ ये ग्लू रिकॉर्ड होता है, ए रिकॉर्ड, ये ग्लू रिकॉर्ड कहते हैं इमीडिएट, बाकी ए रिकॉर्ड अलग है, ठीक है। ये ए रिकॉर्ड इमीडिएटली एनएस के साथ होगा, इसको हम कहते हैं ग्लू रिकॉर्ड, ठीक है। और ये बताता है इस होस्ट नेम का आईपी क्या है, नेम सर्वर का, क्लियर। ओके, ग्लू रिकॉर्ड। तो ये समझ, हाँ, हमेशा ये साथ होगा जब एनएस रिकॉर्ड आप लिखोगे, ठीक है। खाली एनएस लिख के नहीं छोड़ना, इसके बाद एक ऑटोमेटिक ए रिकॉर्ड ऐड होगा, इसको हम कहते हैं ग्लू रिकॉर्ड, जो कि इससे चिपका हुआ है, जो ये बताता है कि server1.example.com जो मशीन है उसका आईपी 192.168.0.254 है, क्लियर। ओके, तो हमें हाँ, server1.example.com का एंट्री वो भी दिए है। इस मशीन पे हमने करा है ना, डीएनएस बनाया हमने। ओके, एग्जाम्पल इस होस्ट नेम वाली मशीन डीएनएस बना रहे हैं, ठीक है। तो जिस मशीन पे आप बना रहे हैं उसका होस्ट नेम यहाँ पे आएगा, क्लियर। example.com। और उसका आईपी उसके साथ आएगा, ओके, क्लियर। अगर आपका कोई मेल सर्वर आपके डोमेन के लिए है, जैसे मैं example.com के लिए लेट से मेल सर्वर बनाता, तो उसकी एंट्री ऐसे होगी, एमएक्स रिकॉर्ड से, एमएक्स रिकॉर्ड, उसमें दो वैल्यूज होती हैं, प्रायोरिटी और मेल सर्वर का नाम, प्रायोरिटी और मेल सर्वर का नाम, ठीक है। मैं दो एंट्री जानबूझ के दिखा रहा हूं जिससे समझ आए कि ये प्रायोरिटी का मतलब क्या है। इसमें क्या होगा, मानो मेरा डोमेन है और मैं फेल ओवर के लिए दो मेल सर्वर रख रहा हूं, अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा काम करे, ये फेल ओवर के लिए है। तो पहले जो भी बंदा मेल सर्वर की पूछेगा ना, मैं उसे यहां भेजूंगा। कब तक भेजूंगा, जब तक ये बंद ना हो जाए, कोई खराबी ना आ जाए, ये रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा तो इस पे भेज दूंगा ट्रैफिक, क्लियर है। तो ये ट्रिक काम होती है प्रायोरिटी फेल ओवर्स के लिए, तो आपका काम नहीं रुकता, एक मेल सर्वर बंद हो गया दूसरे पे काम चालू रहेगा डीएनएस के थ्रू, क्लियर है। यस सर। अब इसके बाद, हाँ, कुछ पूछ रहे, ग्लू रिकॉर्ड ने जस्ट उसका जस्ट एनएस अगेंस्ट के बाद, एनएस के बाद बाकी तो किसी के साथ ग्लो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसका नाम example.com रहेगा या कुछ और रहेगा? ये नहीं, रिकॉर्ड का जो नाम जो देखो, तुम एक बात किसी बताओ, का तुम, नाम दिया नहीं ना सर नहीं, इधर। तुम अपने, एक बात बता, तुम अपना डोमेन बनाओगे कि नहीं कोई। हाँ मैंने बोला अगर आपका नाम है sukesh.com, हाँ अभी आप अपने मशीन का कोई नाम दोगे उस डोमेन का, नहीं। मानो हाँ आप कहते हैं server.sukesh.com, हाँ तो आपको जो एनएस की लोकेशन बतानी है उसमें होस्ट नेम बताना है server.sukesh.com, ओके ठीक है। एनएस आपका कहाँ है, इस होस्ट पे है, हाँ किस पे, server.sukesh.com, क्लियर। और उसका ए सर रिकॉर्ड क्या है, ये रिकॉर्ड है ग्लू रिकॉर्ड। सर इसके साथ अपन दो आईपी भी बाइंडिंग कर सकते हैं ग्लोसो के साथ? नहीं 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 नहीं, एक ही सिर्फ, हम्म, क्लियर। यानी दूसरा और एक एनएस रहेगा तो उसके लिए और एक ए रिकॉर्ड देखो है। एनएस अलग एंट्री आएगी, फिर अलग से एनएस की एंट्री अलग आएगी, से ठीक है। वो सारे नेम सर्वर होंगे मास्टर, अगर आप मल्टीपल मास्टर्स रखते हो तो हाँ शेयर कर रहे हैं डेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट हो जाएगा, पर वो अलग एंट्री आएगी, तो हर एनएस के लिए ग्लो रिकॉर्ड अलग होगा, क्लियर है, ओके ठीक है। तो अभी मिक्स कॉन्सेप्ट नोट करो, एक बेसिक पहले समझ लो, ठीक है। ठीक। एक मास्टर को कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खिचड़ी बनने के बाद फिर दाल चावल अलग नहीं होते, ठीक है। तो यस सर। पहले पहले एक बेसिक को ही समझाना एक बहुत बढ़िया मुसीबत है मास्टर नेम सर्वर में, क्लियर। तो मेन रिकॉर्ड्स क्या है, पहला तो ऐसे रिकॉर्ड तो देना ही देना है हर एक, नहीं
दूसरा एनएस रिकॉर्ड, नेम सर्वर रिकॉर्ड, इसके साथ ग्लो रिकॉर्ड मत भूलना। तीसरा रहेगा मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप रिकॉर्ड में हम @ डालते नहीं, कुछ नहीं कोई @ नहीं, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट मान लेगा यार, अगर यहाँ भी नहीं देता ना तो भी मान लेता। ओके, क्लियर, खाली एनएस लिखता तो भी मान लेता ये, क्योंकि आगे जो है अपने आप ही @ आप अपने डोमेन का नाम आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। क्लियर, लेकिन फिर भी टू बी सेफर साइड हमें बताना चाहिए कि किस डोमेन की बात कर रहे हैं, हमें भी ध्यान रहता है कि फॉर्मेटिंग पूरी है। ठीक है, हम चाहे तो टीटीएल भी डाल सकते हैं, इन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्लियर। तो आलसी लोग टाइपिंग बचाते हैं ना, ठीक है। और ए रिकॉर्ड में दोबारा इसका @ की जरूरत नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये ए रिकॉर्ड एनएस के साथ ग्लू रिकॉर्ड है, ठीक है। तो एमएक्स रिकॉर्ड में प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है, एक सर्वर है तो एक ही लिखोगे, ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी नंबर तब भी लिखना पड़ेगा चाहे एक भी हो। क्लियर, इसका फॉर्मेट ही है कि 2 वैल्यूज हैं इसकी, एमएक्स की, प्रायोरिटी और सर्वर का नाम, कौन से होस्ट पे आपका मेल सर्वर सेव्ड है। क्लियर, उसके बाद सारे ए रिकॉर्ड है, server1.example.com। ये ध्यान रखना, मैं जहां भी डोमेन लिख रहा हूं ये डॉट जरूर है लास्ट में। क्लियर, इस डॉट को मत भूलना, हर एंट्री पे देखो जहां भी डोमेन नेम है इट एंड्स विद डॉट। क्लियर, जैसे यहाँ है ये मेल आईडी है, इसलिए नहीं भी दोगे तो चलेगा। क्लियर, ये क्या है, मेल एड्रेस। क्लियर है, तो यहां अगर डॉट नहीं भी होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन बाकी जगह सारे डोमेन में लास्ट में देखो कॉम डॉट, देख रहे हो। तो इसी तरह से यहां भी आप देखोगे नाम में कॉम डॉट देना है। क्लियर, अब इसके आगे आप हाफ एंट्री कर रहे हो, आपने अगर डॉट लगा दिया तो गड़बड़ है, डॉट नहीं लगाओगे तो इसी को कंटिन्यू कर लेगा वो नीचे, तो ये पूरा नाम ही समझ रहा है, system1.example.com डॉट। क्लियर है, तो ये आपके हैं ए रिकॉर्ड्स। और एक तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमने यदि सिर्फ server1 लिखा हो रहता तो फिर ये .example.com, इसके बाद आगे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा डोमेन। We should be very careful while typing. ये डॉट बिल्कुल, लेकिन इसके आगे एक डॉट भी लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। डॉट लगाए तो हाँ, वो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ system1 बस अपने आप डोमेन ले लेगा बाकी .example.com। हाँ, डॉट भूल गए, लास्ट में डॉट भूल गए तो वो फिर से एग्जांपल नहीं वो गड़बड़ हो जाएगी। अगर डॉट भी भूल गए ना तो इसके आगे .example.com अपने आप जोड़ देगा। हाँ, इसलिए एंड करना है उसको डॉट से, ठीक है। क्लियर है, तो ये 4 एंट्री जैसे हमने करी, ठीक है, यहाँ तक हमारे ए रिकॉर्ड है। अब एक एग्जांपल मैंने दिया सी नेम रिकॉर्ड का। सी नेम होता है एलियास। तो myweb.example.com एक नॉन एग्जिस्टिंग नाम है, ठीक है। myweb.example.com कहता है इन सी नेम, ये किसका ऑल्टरनेटिव है, system1.example.com का। और system1.example.com का आईपी एड्रेस क्या है, ये। क्लियर, इससे मैं मल्टीपल नेम एक ही होस्ट को रीडायरेक्ट कर सकता हूं। क्लियर है, यस। ये ट्रिक यूज होती है वर्चुअल होस्टिंग में, कैनोनिकल नेम्स, मल्टीपल नेम पॉइंटिंग टू द सेम होस्ट, और एक ही होस्ट पे सारे वेबसाइट होस्ट हो जाती है, क्योंकि फॉरवर्ड रिजोल्यूशन से आप system1 पे ही पहुंचोगे ना, system1 पे ही सारे वेब सर्वर चल जाएंगे अलग अलग वेबसाइट के नाम के .example.com। क्लियर है, यस। तो ये होता है सी नेम रिकॉर्ड, कैनोनिकल नेम। तो ये ध्यान रखना, सी नेम में लेफ्ट साइड में जो है वो इमेजिनरी नाम है, वो होस्ट नेम प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन राइट साइड में जो आप लिख रहे हो वो एग्जिस्ट होना जरूरी है। क्लियर, कहाँ एग्जिस्ट होना जरूरी है, ए रिकॉर्ड में, जहां पे इसका एड्रेस लिखा हुआ है। क्लियर है, यस। तो ये आपका हुआ फॉरवर्ड जोन। इसी तरह से रिवर्स जोन है, जिसमें डिफरेंस क्या है,
ए रिकॉर्ड की जगह पीटीआर रिकॉर्ड्स होंगे। क्लियर? Yes. ठीक है, अब ये मैं आपको जो कमेंटेड लाइन है वो डिलीट कर रहा हूँ। सर ये सीनेम में राइट साइड में पब्लिक दूसरे राइट साइड में जो नाम है वो एग्जिस्टिंग है, सिस्टम 1। हाँ सिस्टम अदर देन सिस्टम और एग्जाम्पल कुछ कोई और भी डाल सकते हैं ना, which we have नहीं, कोई भी हो सकता है, सिस्टम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग होना चाहिए। एग्जिस्टिंग मानो तूने एक नाम और डाला sukesh.example.com, वो भी चलेगा इस फॉर एग्जाम्पल वो भी चलेगा, उसका एक आईपीएन है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए उसका, बस। क्लियर है? और वो एग्जिस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? नहीं होगा तो फिर एक बात बता, तो माई वेब को जब वो करेगा तू कि इस माई वेब का एड्रेस क्या बता पाएगा? फेल हो जाएगा यार कैसे होगा, वही बोल रहा हूँ ना, पता ही नहीं होगा। क्योंकि सिस्टम 1 तो तूने बोल दिया, सिस्टम 1 एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या देगा? नॉट फाउंड होगा कि नहीं? हाँ क्लियर है? तो एरर्स को इनवाइट करोगे। कई बार पता है क्या करते हैं, सी नेम का लूप बना देते हैं, माई वेब इज इक्वल टू सिस्टम 1 और सिस्टम 1 इज सी नेम टू माई वेब। अब बता, वो गई गुंडी, मर गया गोल चक्कर लगा लगा के। भाई कौन है भाई? माई वेब बोलता है मैं सिस्टम 1, सिस्टम 1 बोलता है मैं माई वेब हूँ, माई वेब पे फिर गया, फिर सिस्टम 1। समझ रहा है? तो ऐसे साइक्लिक भी नहीं बनाने सीने। क्लियर है? देयर शुड बी ए एंड, इलॉजिकल वे से सी नेम नहीं देने हैं। क्लियर? तो ये हुआ आपका फॉरवर्ड जोन। ठीक है, इसी तरह से आपका है रिवर्स जोन। इसमें आप देख रहे हो डिफरेंस क्या है पीटीआर रिकॉर्ड्स का, बाकी सब सेम है, डॉट सेम। क्लियर? यहाँ डोमेन का नाम क्या है जो हमने डोमेन दिया था, 0.168.192.in-adtr.arpa। क्लियर? लेकिन डोमेन नेम में डॉट मत भूलना। क्लियर? मेल एड्रेस में एक बार को भूल जाओगे डॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, लेकिन डोमेन नेम में कहीं मत भूलना डॉट लास्ट में। क्लियर? यहाँ देखो डॉट, यहाँ देखो डॉट लास्ट में। क्लियर? तो मैं अब क्या कह रहा हूँ, देखो हमने आईपी एड्रेस रिवर्स रिजोल्यूशन से करना है, तो ये देखो ये पूरा रिवर्स कर दूं तो आईपी एड्रेस बनेगा कि नहीं? यस सर, 192.168.0.254। तो जब आप क्वेरी करोगे रिवर्स रिजोल्यूशन की, वो इस तरह से उसको नेम बना करके डेटाबेस में ढूंढेगा, फिर बताएगा इसका नाम कौन है। क्लियर? करस्पॉन्डिंग नेम इज रिटन इन पीटीआर रिकॉर्ड्स। क्लियर है? ये फाइल में जो है आपको वो कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है? क्लियर है? तो उसका थोड़ा इजी हो जाएगा आपको कौन कौन सी फाइल है क्या है। ठीक है? तो ये आपका जोन दोनों रेडी है। ठीक है? सर हम इसमें कमेंट्स भी लिख सकते हैं ना, सेमीकोलन डाल। हाँ, कमेंट कमेंट्स भी लिखते हैं ना। कमेंट्स वो है ना सी लाइक, जैसे डबल स्लैश, स्लैश स्टार, स्टार स्लैश, मल्टी लाइन कमेंट्स। हाँ ठीक है? सेमीकोलन इज आल्सो सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है? तो वो फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ता है कि क्या चीज कमेंट है। क्लियर है? जैसे सी लैंग्वेज में आप कमेंट लिखते हो ना, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? तो इसके बाद जैसे आप ये RHEL 6 पे है, तो यू कैन से सर्विस नेम कॉन्फिग टेस्ट। क्लियर? तो इसमें आपका जो है सारे ये लोडेड सीरियल जो आ रहा है, इसका मतलब आपका परफेक्ट है कॉन्फ़िगरेशन। कुछ और टूल्स बता देता हूँ, नेम्ड हाइफन चेक कॉन्फ करके एक टूल है, चेक कॉन्फ। इसके बाद इसको फाइल देंगे etc named.conf। अगर कोई एरर होता है तो आउटपुट आ जाता है, अगर एरर नहीं है इसका मतलब सिंटेक्स ओके है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो आपने टाइप किया है वो परफेक्ट है। क्लियर? जोन चेक करने के लिए चेक जोन नाम का टूल है, चेक जोन। कौन सा डोमेन, कौन सा जोन चेक करना है? example.com। हमने दो जोन बताए हैं ना, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, तो फॉरवर्ड का नाम दिया था example.com और इसकी फाइल जो थी हमारी वो थी var name forward.example zone।
एंटर करा, ठीक है। अभी क्या कह रहा है ऑन लाइन 13 इग्नोरिंग आउट ऑफ जोन डेटा, क्लियर। तो कुछ प्रॉब्लम है लाइन 13 में, ठीक है, फॉरवर्ड डॉट एग्जाम्पल डॉट जोन में, गॉट इट। तो इसको देख लेते, vi/var/name लेट्स से फॉरवर्ड डॉट जोन। तो ये लाइन 13 की बात कर रहा है, उसके अलावा आई होप नहीं। तो 13 शिफ्ट जी, देखो ये डॉट आ गया ना इधर, देख रहे हो? उधर एट द रेट ये था हाँ, ये। अरे असल में सब शिफ्ट हो गया भाई। ये कुछ हाँ जो है ना server1.example.com जैसे जो था वहां आना था कुछ, देख रहे हो? mx रिकॉर्ड के बाद a रिकॉर्ड देना था मुझे, नहीं MX रिकॉर्ड के बाद। ये a रिकॉर्ड बीच में से पेस्ट हो गया है इस पे। हाँ हाँ हाँ। तो ये हो गया कॉम डॉट लेट्स से डिलीट डिलीट, देख रहे हो? बीच में जो सिस्टम 1 वाली पूरी लाइन है ना वो पेस्ट हो गई इसमें, हाँ क्लियर है? अभी परफेक्ट है। एस्केप कोलन w, डन। अब दोबारा से जोन चेक करते, लोडेड सीरियल 0, मतलब परफेक्ट है, सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर होती तो वो मुझे बता देता जैसे पहले बताया, क्लियर। कि लाइन 13 में कुछ आउट ऑफ जेन डेटा है, प्रॉपर एंट्री नहीं है, वो हमने सर रेक्टिफाई कर। सर इधर इन्होंने बोला लोडेड सीरियल 0, इसका मतलब क्या वो सिस्टम इसका में मतलब लोड हो गया क्या? ना ना, ये सारा का सारा असल में देखो हर एक पे सीरियल नंबर है, मास्टर जोन डेटा है ना, इसका सीरियल नंबर 0 था कि नहीं? हाँ सर 0 था। हाँ, तो इसलिए इसने 0 बोला। अगर सीरियल नंबर 1 कर दोगे तो बोलता लोडेड सीरियल 1। लोडेड सीरियल। जो भी सीरियल नंबर है ना उसको शो हम्म, करता है, ठीक है, कि मास्टर जोन सीरियल नंबर 0 लोडेड। अब तुम अगर 15वीं बार अपडेट करोगे, क्या होता है जब भी आप रिकॉर्ड ऐड करते हो ना, ये सीरियल नंबर चेंज कर देते हो, जिससे स्लेव को पता लग जाता है कि अपडेट हो गया जोन। चेंज ये नहीं उसके होता। पास तो पुराना सीरियल नंबर है ना, हम्म ठीक है। वो जब रिफ्रेश करेगा तो तुम्हारा नया सीरियल नंबर ले लेगा, हम्म। जिससे अगली बार अपडेट करोगे फिर चेंज मिलेगा। हाँ। तो जब भी आप अपडेट करते हो सीरियल नंबर को बढ़ा देते हो, 1 से हम्म 0 की जगह 1 कर दोगे, 1 से फिर बढ़ाओगे 2 कर दोगे, नहीं समझ रहे? और स्लेव हाँ। टाइम टू टाइम अपना अपडेट करता रहेगा, क्लियर है? दैट इज लोडेड सीरियल 0। और सर ये इस फाइल में अभी जैसे इधर अभी लाइन में प्रॉब्लम था लाइन नंबर 13 में, और सर्विस, एंड वी वुड हैव डन सर्विस रिस्टार्ट, तो विद अगर द करते तो एरर आ जाता, होती नहीं। सर्विस फेल होती क्या वो? फेल होती भाई, जोन डाटा एरर की वजह से वो सर्विस रीस्टार्ट में भी वही दिखाता, ओके। ठीक है। जब तक जोन डाटा परफेक्ट नहीं है, इसीलिए टूल दिए कि पता लगा आगे 5000 लाइन में एरर आएगा, कहाँ कहाँ देखोगे आप सर्विस रीस्टार्ट करके? तो एक एक जोन को चेक कर लो ना सेपरेटली, हम्म। क्लियर है? तो कम से कम रिवर्स का रिवर्स में, फॉरवर्ड का फॉरवर्ड में करोगे, वहां तो सब मिक्स होके आ गया फिर, हाँ क्लियर। उसी तरह से हम रिवर्स चेक कर लेते हैं, क्लियर। तो रिवर्स का डोमेन नेम देंगे 0.168.192. क्लियर, इन हाइफन addr डॉट आर, जोन का नाम, क्लियर। और जोन की फाइल कौन सी है? वेर नेम रिवर्स एग्जाम्पल डॉट जोन, लोडेड सीरियल 0, मीन्स दोनों जोन हमारे परफेक्ट हैं। इसके बाद पूरे चांस है कि आपकी सर्विस आराम से रीस्टार्ट हो जाएगी, रीस्टार्ट, क्लियर है? तो अब आपका जोन रेडी है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, मेरा तो आईपी एड्रेस है 254, इजंट इट? 0.254 और 1.25, ठीक है। दोनों आईपी पे मेरा नेम सर्वर चल रहा है, क्लियर। तो अब मैं किसी और मशीन पे जाता हूँ, लेट्स से इस मशीन पे जाता हूँ, क्लियर। और लॉगिन करा रेड हैट, ठीक है।
अभी हमें क्या चाहिए, resolve.conf में आईपी एड्रेस चाहिए नेम सर्वर का 254, देख रहे आपके resolve.conf में नेम सर्वर इज इक्वल टू 192.168.0.254 है, यानी कि मैं यहां से अब नेम रिजॉल्व कर सकता हूं क्लाइंट से। अगर नहीं है तो आप एंट्री कर दो वीआई करके, क्लियर है। तो आपके नेम सर्वर की एंट्री resolve.conf में होनी चाहिए, नेम सर्वर स्पेस आईपी एड्रेस ऑफ द नेम सर्वर, क्लियर है, गॉट द पॉइंट। सर ये रिजॉल्व वाला तो यही ना, डीएनएस जो एंट्री लिखते हैं हम यहाँ ये नेटवर्क। डीएनएस जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में डीएनएस देते हैं वो ये है, क्लियर। या तो अपने आप आ जाएगा, नहीं है तो आप ध्यान रखो ना कि क्वेरी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी आप अगर करोगे होस्ट, मुझे बताओ server1.example.com कौन है, तो वो आंसर कर देगा दैट इज आईपी एड्रेस 192.168.0.254। अभी और भी पूछ सकते हो भाई मेरा सिस्टम 1 कौन है, तो जो भी एंट्री आपने दी हुई है उन सब के आंसर करेंगे, क्लियर। सर अभी abc.example.com लिखा तो क्या आएगा? वो गलत है ना, एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं देगा जो एंट्री वहां नहीं है नहीं देगा, नॉट फाउंड, क्लियर। अभी देखो मैं सी नेम रिकॉर्ड वाला करता हूं, माई वेब, क्या बोल रहा है, होता है दिस इज alias to system1.example.com and system1.example.com has address 0.1, क्लियर है। ओके। तो इस तरह से हम जो है आपका मास्टर सर्वर बना सकते हैं, गॉट द पॉइंट। अभी हमारे पास एक वर्किंग मास्टर डीएनएस है, ठीक है, तो कल करते हैं कैशिंग नेम सर्वर, ठीक है। इस सिस्टम 1 को हम कैशिंग नेम सर्वर बना देंगे, क्लियर, जिससे कि इसके थ्रू हम मास्टर से क्वेरी आंसर ले लें, क्लियर है। सर कैशिंग नेम सर्वर कैशिंग पता है क्या करता है, कैशिंग सिर्फ उसके पास अपना जोन होता ही नहीं, वो सिर्फ फॉरवर्ड करना जानता है। भाई मैं एक ऐसा डीएनएस हूं, मेरे से आप पूछो कि गूगल कहाँ है, तो पहली बार पूछोगे ना, तो जाकर के मेरे पास एक डीएनएस सर्वर है, उसको क्वेरी फॉरवर्ड करके आंसर ले आऊंगा, वो मुझे जो आंसर कर देगा उसको मैं अपनी कैश में सेव कर लूंगा, ठीक है। और वो कैश मुझे पता है कब तक सेव रखनी है, अगर नेगेटिव आंसर है तो, पॉजिटिव है तो रखे रहूंगा, क्लियर। अब क्या है, दूसरी बार जब पूछेगा तो मैं दोबारा नहीं पूछने जाऊंगा अपने डीएनएस को, कैश से आंसर कर दूंगा, बस इतना सा काम है उसका। तो कैशिंग को खाली एक ही चीज आती है, फॉरवर्ड करना क्वेरी को और आंसर कैश करना, क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली कैशिंग नेम सर्वर उसमें रेडिट सिलेबस में है, इसलिए करना था, ठीक है। पर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, इसलिए पूरा मास्टर करा दिया पहले, जिससे तुम्हें टेंशन ना हो, कम से कम एंट्रीज वगैरह करनी आए, ठीक है, गॉट इट। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आपसे मैंने हाँ। पहले भी पूछा था, जैसे कि मेरे पास एक डोमेन नेम है, उससे मुझे 2 आईपी बाइंडिंग करनी थी, मैंने की थी, वो सर कैसे होता, क्योंकि वो हुआ नहीं, मैंने उसको छोड़ना ही पड़ा। देखो 2 बाइंड का तो मैंने तो एग्जांपल 2 आईपी बाइंड किए हुए हैं, देखो तो मेरा मास्टर जो है इस समय 2 आईपी पे चल रहा है। हाँ सर, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि वो पब्लिक आईपी थी, दोनों को एक पे करना था, एक डाउन हो जाए तो दूसरे से वो अप हो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 आईपी दे सकते हैं, तो ठीक है। दो आईपी सेम लेकिन लेकिन यार ये ध्यान रखो, तुम एनआईसी भी 2 रखना। हाँ सर, मेरे पास तो एक ही एनआईसी पे 2 आईपी है, बात समझ रहे हो। तो उसमें क्या आदमी मल्टीपल आईपी रखता है, इसीलिए कि एक एनआईसी अगर डाउन हो गया हार्डवेयर वाइज तो दूसरा मेरा अप है, क्लियर। वो तो ऐसा था, एक ईआरपी सर्वर था हमारा, उसमें एक पब्लिक आईपी से वो लोकल आईपी बाइंडिंग थी और दूसरी पब्लिक से भी वो बाइंडिंग थी, और हाँ उसको दोनों। बाहर पेमेंट गेटवे पे आगे देना था, और एक ही डोमेन नेम देना, क्योंकि पेमेंट गेटवे वो एक ही डोमेन बैंक होता, तो वो एक दोनों आईपी क्योंकि वो दे रहा, तो वो अलग अलग करके दे रहा था, वो हुआ नहीं, फिर नहीं अलग पता है अलग। क्या है, देखो आपने एक डोमेन को 2 आईपी ऐसे नहीं दे सकते, देख रहे हो। तुम डीएनएस की जो सर्विस है वो 2 आईपी पे प्रोवाइड कर सकते हो,
नेम सर्वर्स राइट। आप server- देखो, आप नेम सर्विस दो आईपी पे दे सकते हो, पर डीएनएस एक ही होगा और एक ही डोमेन सर्व करेंगे वो दोनों। बात समझ रहे हो? तुम उस, एक बात बताओ, मैं मानो तुम नेम सर्वर हो, ठीक है, तुम हो नेम सर्वर। अब मैं ये कह रहा हूं भाई, तुम्हारे 2 आईपी है, 2 नेटवर्क कार्ड के थ्रू सर्विस देनी है तुमने। हाँ सर। ठीक है, अब 2 नेटवर्क कार्ड है तो 2 आईपी होंगे, यस सर। ये दोनों पब्लिक आईपी है। हाँ। अब रिक्वेस्ट किसी भी आईपी के थ्रू आए, हाँ सर। चाहे 8.8.8.8 को आए, चाहे 6.6.6.6 को आए, बात समझ रहे हो? हाँ सर। तो दोनों पब्लिक आईपी है, रिक्वेस्ट तुम्हारे पास पहुंच जाएगी ना। हाँ सर। अब तुम्हारे पास डोमेन डेटा है अपना, उसको आपने आंसर करना, चाहे रिक्वेस्ट पहले आईपी से आए चाहे दूसरे से आए। नेम सर्वर एक ही है, example.com को सर्व कर रहे हो, बात समझ रहे हो? लेकिन रिक्वेस्ट जो आएगी वो किसी को भी आए, क्लाइंट को तो खाली आईपी पता है ना। हाँ सर। और तुम्हारा डीएनएस 2 आईपी पे लिसन कर रहा है। लिसन पोर्ट जहां पे मैंने आईपी एड्रेस दिए थे वहां 2 दिए थे, 192.168.0.254 1.254, याद है? हाँ सर। तो वो बाइंड हो गए 2 आईपी इसी डोमेन के लिए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मल्टीपल आईपी दे सकते हो सेम डोमेन को सर्व करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए वाइंड अप करते हैं। ठीक है, Yes, sir. कल फिर कैशिंग देखते हैं। आज के लिए यार बहुत थक जाता हूँ, बड़ी बुरी हालत हो गई, सुबह से लेकर रात तक बैंड बची हुई। चल ठीक है, टेक केयर है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। Good night.